ओके स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। ओके, तो आज हमें पढ़ना है 10.3 क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट मॉडल्स थे जो बनाए गए थे डेवलपमेंट करने के लिए, उनको क्रिटिसिज्म भी मिला, यानी उनकी आलोचना भी हुई है। Critics of development have pointed out that the kind of development models which have been adopted in many countries have has proved very costly for the developing countries. जो हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो वैसे ही अपनी कई सारे चैलेंजेस फेस कर रही थी। उनके पास में पैसे की वैसे ही बहुत कमी थी और उनको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक करना था, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, फाइनेंशियली उनको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना था, साथ ही साथ उनको बाकी फैसिलिटीज देनी थी वहाँ के लोगों की, वहाँ की कंडीशन बहुत खराब थी। तो अब जो उनके लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे, उन आलोचकों ने ये बोला, जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये बोला सिंपली कि ये जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, ये जो डेवलपमेंट मॉडल्स बनाए गए हैं, ये कई सारी कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत कॉस्टली है। फाइनेंशियल कॉस्ट हैव बीन एनॉर्मस। अब जो फाइनेंशियल कॉस्ट थी, जो फाइनेंशियल उनको कीमतें अदा करनी थी, वो बहुत ज्यादा थी। पुटिंग मैनी कंट्रीज इनटू लॉन्ग टर्म डेट। और इससे क्या हो रहा था, कई सारी कंट्रीज जो है वो काफी लंबे समय के लिए कर्ज में आने वाली थी। अफ्रीका इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम द enormous debts and which it ran up by borrowing from the richer countries। अफ्रीका जो है वो आज भी बहुत बड़े कर्जे में है, इसी कारण क्योंकि उसने रिचर कंट्रीज, जो पैसे वाली कंट्रीज हैं, उनसे पैसे उधार लिए हैं अपने आप को डेवलप नेशन बनाने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल लेके चलो, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही गरीब है, अब वो अपने आप को अमीर बनाने के लिए या अपनी कंडीशन सुधारने के लिए पैसा कर्जा ले रहा है, तो वो कर्जा ले रहा है, लोन ले रहा है, तो वो चुकाएगा कैसे? क्योंकि अर्निंग तो वही हो रही है ना उसकी, वो तो इतनी इंप्रूव हो नहीं रही है, तो वो और ज्यादा डेप्ट में आ रहा है। तो डेट में आने के कारण क्या है, उसके ऊपर और भार बढ़ रहा है, तो वो डेवलप्ड कैसे होगा? यहाँ पे वही पॉइंट उठाया गया है। The gains in the terms of growth have not been commensurate and poverty and disease continue to plague the continent। अब जो टर्म्स के उसमें देखा जाए तो ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई नहीं है, कई सारी कंट्रीज जो हैं वो इस चक्कर में काफी लॉस में है, और ये जो ग्रोथ चाहिए जिसके लिए उन्होंने इतना कर्जा ले रखा है, वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं बना पा रहा है। ठीक है ना, उनकी गरीबी हट पा रही है, और ये चीज जो है उनके कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से एक बीमारी की तरह कवर अप कर रही है। ठीक है, द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, the social cost of development, this model of development has also had high social cost। अब ये जो मॉडल था, ये जो डेवलपमेंट मॉडल था, इसको भी बहुत कीमतें देनी पड़ी हैं, इसकी भी बहुत कीमतें लगी हैं। A large number of people have been displaced from their homes and localities due to the construction of big dams, industrial activities and mining activities or other projects। अब एक लार्ज नंबर में बहुत सारे लोगों को अपनी जगह से हटाया गया है, उनके घरों से हटाया गया है, लोकल जगह से दूसरी जगह पे उनको लगाया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर बड़े डैम्स बनाने थे, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यानी कि इंडस्ट्री सेटअप करनी थी, या माइनिंग एक्टिविटी करनी थी, या दूसरे जो प्रोजेक्ट थे वो करने थे, इसीलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया। ठीक है, अब क्या होता है, जब जैसे कोई व्यक्ति को हटाया जाता है ना, जैसे सपोज अपने कोई एरिया है, ठीक है, वहां से लोगों को हटाया गया, उस पूरे वार्ड से लोगों को हटाया गया कि भाई यहाँ पे तो कुछ प्रॉपर मिनरल मिल गया है, तो उसके चक्कर में यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज होगी, तो आपको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब इनको हटाया जाता है तो इनको सरकार को कंपनसेशन देना होता है, खर्चा करना पड़ता है, सेट करने के लिए भी खर्चा करना पड़ रहा है वहां पे माइनिंग एक्टिविटीज करने के लिए, और लोगों को डिस्प्लेस करने के लिए भी खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये और कॉस्टली पड़ जाता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड इंक्रीजिंग इम्पोवर्समेंट। अब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या होता है, कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। कैसे चली जाती है? जैसे कुछ लोग हटते नहीं है, मान लो वो अड़ जाते हैं, तो उनको आगे जाकर के फिर जो कैलेमिटीज आती हैं या दिक्कतें जो आती हैं वो भी हो जाता है, और फिर इससे क्या होता है, इम्पोवर्समेंट भी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कंडीशन उनकी और खराब होती जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, एक तरीके से देखा जाए तो बोला तो ये जाता है कि हाँ यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट में लोगों का नुकसान भी बहुत होता है, उससे वो और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। ठीक है,
किसी को अभी तक कोई दिक्कत समझ आ रहा है? मैम एक बार सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट में ये लास्ट ही 2-4 लाइन समझा दूंगी। तो बेटा अभी ये पूरा हुआ कहाँ? ये जो लार्ज नंबर में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सपोज कि आपका स्कूल है सेटअप, ठीक है। अब आपका स्कूल आउटस्कर्ट्स में है, ठीक है, प्रॉपर सिटी के अंदर नहीं है, तो वहां पे अगर सिटी में कोई स्कूल खोलना हो और प्रॉपर एक जगह पे सरकार को स्कूल खोलना, आपका स्कूल तो चलो प्राइवेट है, सरकार को स्कूल खोलना हो, सरकार को जमीन चाहिए, तो वहां पर, और वो पहली बात तो एक ऐसी लोकेलिटी वहां पर देखेंगे जहां पर ज्यादातर बच्चे जो है वो गरीब हो और वो आकर के उस स्कूल में पढ़ सके, तो उसके लिए उन्होंने एक मोहल्ला चूज करा, एक प्रॉपर साइट चूज करी, वहां पर से जो पहले से लोग रह रहे हैं उनको वो हटाएंगे, बोलेंगे कि नहीं हमें यहाँ पे आपकी जमीन चाहिए और आपको हम दूसरी जगह पे घर दे देंगे, आप या आप पैसे ले लीजिए, इतने लाख रुपीस हम आपको दे देंगे और फिर आप वहां पे जाकर के सेटल हो जाइएगा और ये जगह आप खाली करिए। तो खर्चा बढ़ रहा है ना, एक तो स्कूल बनाना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा बढ़ रहा है, और फिर वो जो वहां से लोगों को हटा रहे हैं उसके लिए भी खर्चा बढ़ रहा है। तो बेसिकली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर ये बड़े डैम्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है या माइनिंग होती है या कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंदर जो आते हैं, उनको लगाने के लिए भी बहुत खर्चा करना पड़ता है, ये यहाँ पे बोला जाता है। अब इस तरीके का, जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वाला दिया है एग्जाम्पल, कि वहां पे स्कूल खोलना है सरकार को किसी एरिया में, सरकारी स्कूल बनाना, हाईटेक स्कूल बनाना, और वहां से वो लोगों को हटा रहे हैं एक प्रॉपर सोसाइटी के अंदर से, वहां से उनको बोल रहे हैं कि आप दूसरी जगह या तो जमीन ले लीजिए या फिर जो है आप पैसे ले लीजिए और अपने हिसाब से आप यहाँ से चले जाइए, जगह को खाली कर दीजिए। अब जब सरकार ऐसे बोलती है ना, तो सरकार के आगे आपकी चलती नहीं है, फिर तो आपको जगह खाली करनी ही पड़ती है, भले ही आपका खुद का घर क्यों ना हो। तो इस बार इस चीज में कई बार लोग बाग जो हैं वो नहीं हटते हैं, तो उनको हार्श चीजें देखनी पड़ती हैं, जो सरकार के रूल्स और रेगुलेशंस है वो देखने पड़ते हैं, और कई बार उनको हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तो उनकी, जैसे सपोज कोई व्यक्ति वहां पर दुकान लगा करके अपना काम कर रहा है, अब उसको वहां से शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह पे, वहां पे उसकी दुकान नहीं चली, तो वो और गरीब हो जाएगा ना। तो ये चीजें भी यहाँ पे देखने को मिलती है। डिस्प्लेसमेंट जो है उसके कारण लोगों की जिंदगियां जो है उसमें काफी दिक्कतें आ जाती है, इम्पोवर्समेंट बढ़ जाता है या फिर लॉस ऑफ लाइवलीहुड यानी जीवनी चली जाती है, जॉब वगैरह चली जाती है। अब समझ आया? Yes, ma'am. Okay. If rural agricultural communities are displaced from their traditional occupations and regions, they end up at the margins of society, swelling the large number of urban and rural poor. अब जो रूरल एग्रीकल्चरल है, यानी कि जहाँ खेती बाड़ी होती है, उन कम्युनिटीज को हटाया जाता है, जहाँ पे वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं या ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर रीजन में ही वो काम हो रहा है, और उनको हटा करके दूसरी जगह पर रखा जाता है, अर्बन एरियाज में डाल दो या रूरल दूसरी जगह पर डाल दो, तो वो क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। अब जिस व्यक्ति का, अब जैसे अपना राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कोई व्यक्ति है, गांव में रह रहा है और वहां पे वो दाल बाटी चूरमा का उसने रेस्टोरेंट तो नहीं, ढाबा खोल रखा है और वो वहां पे बहुत अच्छा चल रहा है। अब लेकिन सरकार के अंडर वो जमीन है और वहां पे वहां पे पेट्रोल निकल गया है, ठीक है, पेट्रोल या ऑयल की जो है वो एक तरीके से कुआं मिल गया है, तो उस एरिया को तो सरकार अपने अंडर ले लेगी, और साथ में क्या होगा, उस व्यक्ति को वहां से हटने के लिए बोलेगी और उसे कुछ मुआवजा दे देगी, कंपनसेशन दे देगी। अब कंपनसेशन जब दे देगी तो उसके बाद वो हटा करके उसको दूसरी जगह पर करे शिफ्ट, एक बहुत बड़े एरिया में मिला है और उसको वहां से हटा के दूसरी जगह, तो जो चीज वहां पे चल रही थी, ठीक है, उसको यहाँ से, मान लो वो राजस्थान की बॉर्डर पे था और वहां से हटाकर के उसको किसी दूसरी स्टेट में बोल दिया, बोले आप अपनी ये चीज यहाँ पे चला लो, और दूसरी स्टेट में दाल बाटी खाते नहीं है लोग इतनी ज्यादा, तो उसको तो नुकसान हो गया ना, वो तो और गरीब हो जाएगा। जो पहले वो फ्लरिश कर रहा था, जो अच्छा फल फूल रहा था उसका बिजनेस, वो खत्म हो जाएगा, दूसरी जगह उसको दूसरा काम देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है, जो ट्रेडिशनल स्किल्स या ट्रेडिशनल चीजें जो की जाती हैं, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस जो होती है लोगों की, वो पर्टिकुलर एक रीजन में ही चलती है, लेकिन जब उनको डिस्प्लेस किया जाता है तो वो उनकी जीवनी पे एक बहुत बड़ा अटैक होती है और उससे उनको गरीबी झेलनी पड़ जाती है, लॉस झेलना पड़ जाता है। ठीक है, आप समझ आया? ट्रेडिशनल स्किल्स जब किसी व्यक्ति के पास होते हैं और वो काफी समय से
वो उस चीज को कर रहा है और फिर वो उससे छीन ली जाए तो क्या आफ्टर मैथ्स रहते हैं। देयर इज ऑल्सो अ लॉस ऑफ कल्चर, उससे उस कल्चर का भी लॉस होता है। बिकॉज व्हेन पीपल आर रीलोकेटेड, जब लोगों को रिलोकेट किया जाता है, दे लूज अ होल वे ऑफ कम्युनिटी लाइफ, तो उनका पूरा जीवन जीने का जो तरीका होता है कम्युनिटी के अंदर वो भी चला जाता है। सच डिस्प्लेसमेंट हैज लेड टू स्ट्रगल्स इन मेनी कंट्रीज, और इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको लेकर के काफी कंट्रीज के अंदर संघर्ष चला है। अब इसको आप ऐसे समझो कि आप लोग आज इंडिया के अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत आती है और आप लोगों को इंडिया से शिफ्ट किया जाता है दूसरे देश के अंदर। सपोज आपको कजाकिस्तान के अंदर शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, टोटली डिफरेंट है, वहां की कम्युनिटी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, वहां के ट्रेडिशंस बिल्कुल डिफरेंट है, वे ऑफ लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। जो इंडिया के अंदर आप फ्रीली घूम फिर सकते हो वो वहां पे अलाउ नहीं है, वहां पे अलग रूल्स और रेगुलेशंस है। तो आपको तो लाइफस्टाइल आपकी तो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपको तो जीवन जीने में बहुत दिक्कत आएगी, और जो आपके ऊपर कानून लगाए जाएंगे वो भी बहुत हार्श होंगे। तो क्या आपको आसानी से आपके पेरेंट्स जो हैं, क्या, क्योंकि वो अभी काम कर रहे हैं, उनकी एज है काम करने की, आप लोग तो अभी पढ़ रहे हैं, तो क्या वो लोग सरवाइव कर पाएंगे इस तरह की सिचुएशन में इजीली? नो मैम। तो यहाँ नो पे भी मैम। वही चीज बोली जा रही है कि अगर इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है तो बहुत ज्यादा संघर्ष देखना पड़ता है। तो डेवलपमेंट मॉडल के नाम पे डिस्प्लेसमेंट होने में बहुत दिक्कतें आती हैं। डिस्प्लेस्ड पीपल हैव नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेड देयर फेट पैसिवली। अब जो ये डिस्प्लेस्ड जिन लोगों को हटाया जाता है वो अपने इस किस्मत को पूरी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट द नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपने सुना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन में, विच हैव बीन लीडिंग अ मूवमेंट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर नर्मदा फॉर मेनी ईयर्स। अब ये जो चीज चली आ रही है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये काफी सालों से चली आ रही है, एक मूवमेंट चल रहा है, किसके खिलाफ? सरदार सरोवर डैम के खिलाफ चल रहा है, जो बेसिकली क्या है, नर्मदा रिवर पे बनाया जाना था कई सालों से, तो ये वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, आंदोलन चल रहा है। द सपोर्टर The supporter of this big dam claim that it will generate electricity. अब जो लोग इस चीज को, सरदार सरोवर डैम को जो सपोर्ट कर रहे हैं लोग, उनका मानना ये है बेसिकली कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, एंड हेल्प इरिगेट लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, और इससे काफी एरियाज में पानी भी जाएगा, एंड ऑल्सो प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द डिजर्ट एरियाज ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र। और उनका मानना ये भी है कि इस तरह के डैम से, सरदार सरोवर डैम को अगर हम बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगी और पीने के लिए पानी मिलेगा कच्छ और सौराष्ट्र के एरियाज को। अब जो ओपोनेंट्स है वो क्या कह रहे हैं? द ओपोनेंट्स ऑफ द डैम डिस्प्यूट ऑफ दीज claims, they claim that the almost 1 million people have been displaced। अब उनका मानना ये है कि जो इसके खिलाफ है कि अगर ये डैम बनता है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर, तो इससे 1 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, यानी उनकी जगह से उनको हटा करके दूसरे जगह पर डाला जाएगा। दे हैव लॉस्ट देयर लैंड्स, उनको अपने लैंड से हाथ खोना पड़ेगा, थ्रू सबमर्जेंस और कंस्ट्रक्शन, एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस देयर लाइवलीहुड, और धीरे धीरे जो है इस सबमर्जेंस और कंस्ट्रक्शन के बाद में उनको अपनी जीवनी से भी हाथ धोना पड़ेगा। अब 1 मिलियन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना, ये अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल बिलोंग टू ट्राइबल एंड दलित कम्युनिटीज who constitute some of the most underprivileged groups in the country। अब यहाँ पर इन जो लोग इसके ऑपोजिशन में है सरदार सरोवर डैम के, उनका मानना है कि ये जो 1 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस करेंगे उनमें से अधिकतर लोग जो हैं वो ट्राइबल और दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो इंडिया के अंदर कौन सी ग्रुप्स के आते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स के अंदर आते हैं। Some even argue that the dam would greatly upset the ecological balance in submerging large tracts of the forest। और कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर डैम बनता है तो उससे इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस आ जाएगा, और इससे फॉरेस्ट जो है, एक बहुत बड़ा एरिया जो है जंगलों का, वो आ जाएगा इसके अंडर में, जो कि क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक सरदार सरोवर डैम का, एक तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, और दूसरा जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? इन टॉपिक्स, इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, तो इसके आप पॉइंट्स बनाएंगे बैठ करके, ठीक है,
और कल जब क्लास में मैं आऊंगी तो मैं आपसे इसके पॉइंट्स पूछूंगी, 4 से 5 पॉइंट बनाने हैं आपको सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट के, ठीक है, अपनी लैंग्वेज के अंदर। अब है एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब एनवायरमेंट को क्या कॉस्ट चुकानी पड़ती है डेवलपमेंट के नाम पर? Development has indeed caused a high degree of environmental degradation in many countries, and not just the displaced people, but also of the population in the beginning to feel the consequences. अब development के नाम पर काफी ज्यादा exploitation होता है environment का, environmental degradation होता है एक high level degree पर, कई सारी countries में हुआ भी है, और लोगों को displace करने के अलावा भी यहाँ पर इसके कई सारे consequences यानी कि कई सारे circumstances देखे गए हैं। शुरुआत में ही when the tsunami hit the South and Southeast Asian coast in 2004, it was observed that the destruction of mangroves and the buildings of commercial enterprises along the shorelines was the reason for the greater extent of damage caused. अब ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है आपको, इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि जब सुनामी आई थी साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट पर 2004 के अंदर सुनामी ने हिट किया था, तो वहां पर जो मैन मेड बिल्डिंग्स थी और कमर्शियल एंटरप्राइजेस थे, जो कि अधिकतर कहाँ बने हुए थे, किनारे पे बने हुए थे, शोर लाइन पे बने हुए थे, उसके कारण वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, ह्यूमंस को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उनको पहले ही बोला गया था कि आपको यहाँ पर ये चीजें नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ इन लोगों ने क्या करा, उस चीज को बिल्कुल पूरी तरह इग्नोर करते हुए यहाँ पर अपनी तरीके से अपनी एंटरप्राइजेस, कमर्शियल एंटरप्राइजेस का मतलब होता है जो कमर्शियल यूज यानी कि खरीदे, ट्रेड के तरीके से जो चीजें की जाती हैं, वो बिल्डिंग्स बना रखी थी और डैमेज हुआ। ज्यादातर लोग काम कर रहे थे उसके अंदर, जब सुनामी हिट करती है तो वो सब मर गए, रह के चले गए, तो इससे ह्यूमन लॉस भी बहुत ज्यादा हुआ, मटेरियलिस्टिक लॉस भी ज्यादा हुआ, प्रॉपर्टी वगैरह का लॉस भी ज्यादा हुआ, तो ये एक तरीके का डैमेज हुआ। यू मस्ट हैव रीड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो ये दो शब्द हैं, ये तो आपने काफी समय से 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा इशू है। The ice in the Arctic and the Antarctic is melting because of increased emission of greenhouse gases into the atmosphere, and this has the potential to cause floods and actually submerge low-lying areas like Bangladesh and the Maldives. अब जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्किल है, मतलब पोल्स है, वहां पर जो आइस है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। क्यों मेल्ट हो रही है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके कारण वहां पर गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है तो वहां पे आइस पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है। लोगों को लगता है कि ये बहुत दूर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी इंक्रीज हो रहा है, जो ओशन लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, और धीरे धीरे जो लो लाइंग एरियाज हैं वो धीरे धीरे पानी में समा जाएंगे, जैसे कि बांग्लादेश और मालदीव्स, और धीरे धीरे फिर ये न्यूयॉर्क पे पहुंचेगा, और फिर धीरे धीरे ये इंडिया को भी कहीं ना कहीं साउथ में हिट करेगा। तो ये अपने आप में बहुत ही एक अलार्मिंग रेट पर बहुत बड़ी चीज चल रही है। In the long term, the ecological crisis will adversely affect all of us. एक लंबे टर्म में देखा जाए तो ये इकोलॉजिकल क्राइसिस जो है, यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, वो हमें लंबे समय तक बहुत खतरनाक तरीके से अफेक्ट करेगा। Air pollution is already a problem which does not discriminate between the rich and the poor. Air pollution जो है, यानी कि हवा का जो पॉल्यूशन है, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये भेदभाव नहीं करता कि कौन अमीर है और कौन गरीब है, हवा का जो पॉल्यूशन है। बट इन शॉर्ट टर्म, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज टेंड टू एडवर्सली अफेक्ट द अंडर प्रिविलेज्ड मोर शार्पली। लेकिन एक शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो लोग गरीब हैं, वहां उन लोगों को सबसे ज्यादा जल्दी असर पड़ता है इन चीजों का, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज होते हैं। Loss of forest affects the poor who use forest resources for a variety of subsistence needs like firewood, medicinal herbs or food. अब हमारे जंगल भी काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं? और रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, क्योंकि हमें जरूरत है, हमें लकड़ी की जरूरत है, मेडिसिनल हर्ब्स की जरूरत है, खाने की जरूरत है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो फॉरेस्ट भी काटे जा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है। ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड फॉलिंग ग्राउंड वाटर्स लेवल मीन्स दैट women have to walk longer in order to procure water.
अब नदियां सूख रही हैं, पॉन्ड सूख रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर है वो भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इसका असर क्या पड़ रहा है कि अब औरतों को बहुत ज्यादा लंबे समय तक दूर चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे आपने देखा कि ये जो डेवलपमेंट के नाम पर जो चीजें हो रही हैं उससे हमारे एनवायरनमेंट पे कितना खतरनाक इफेक्ट पड़ रहा है, और साथ ही साथ हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत असर पड़ रहा है, और धीरे धीरे ये आगे जाकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है हमारी लाइफ के ऊपर। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अभिजीत, अभिनंदन? No, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई है आप इकट्ठी कर लीजिएगा। कल की क्लास में आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी, और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपको पॉइंट्स बना करके आने हैं इससे ऊपर वाले टॉपिक के, वो भी बना के लाइएगा, और कल मैं आते ही आपसे वो चीज भी डिस्कस करूंगी। नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर हिस्ट्री क्लास। Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am.